earlier in the previous class we have studied something about moment of inertia, and moment of inertia में जो चीज हमने अभी तक सीखी है वो यही है कि moment of inertia जो है अपना, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास की जगह पर आती है। मतलब सॉरी, ट्रांसलेशन मोशन में जो काम मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। फिर मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है m इंटू के स्क्वायर या m इंटू आर स्क्वायर। तो जहां पर एक तो मास है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड मास, और r या k जो है वो क्या है आपका एक्सिस से जो मास है उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, तो इसके आगे जो चीज है वो डिस्कस करते हैं। तो नाउ आई एम स्विचिंग माय कैमरा, आप देख लेना इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आप नेक्स्ट देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे जो इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज एनालॉग ऑफ मास m इन रोटेशनल मोशन। ये कहा है कि रोटेशनल मोशन में मास की जगह पर क्या आना चाहिए, एनालॉग मतलब उसका सिमिलर एक्सप्रेशन किसका क्या आएगा। तो मास की जगह पर रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अपन जानते हैं। ये जो एक्सप्रेशन था कल ने बताया था आपको कि हाफ ये वाला लिखा हुआ है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यस कमल, गुड मॉर्निंग। वी आर स्टडिंग हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने कल जो आपको बताया था वो यही था, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, एक तो हमारा शेप पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइज पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलावा आपका जो डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मास का जो एक्सिस से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, उसके अलावा आपका जो मास है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट आपका जो ओरिएंटेशन है, हाँ वेरी गुड इप्सिता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहेंगे उसको, और जो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस है जो लास्ट पार्ट है, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस पे भी डिपेंड करता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सब चीजें हैं जिन पर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से रोटेशनल मोशन का इनर्शिया होता है। तो इसमें आपको मैंने जो चीज बताई वो यही थी कि हमेशा हम आई को एम आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमेशा नहीं लिखेंगे इसको केवल तभी लिखा जा सकता है जब कंप्लीट मास जो है वो एट ए डिस्टेंस आर हो, यानी कि एक हमारा जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है जिसके अबाउट अपन रोटेट कर रहे हैं बॉडी को, उस ज्योमेट्रिकल एक्सिस, फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉडी है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस से कंप्लीट ऑल दी मास जो है, जितना भी मास है सारा आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो इस कंडीशन में तो इसको एम आर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सारा मास आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड नहीं है, कोई बॉडी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, फॉर एग्जांपल अलग तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, जैसे एग्जांपल डिस्क की बात करें अपन, तो डिस्क में सारा का सारा मास जो है वो आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड नहीं है, कुछ मास आपका जीरो डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, कुछ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यानी कि हर डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ मास अवेलेबल है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मास कहेंगे। तो इसके लिए अपन डायरेक्ट एम आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन ए प्रॉपर वे कि उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टैंडर्ड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं उसको बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफाइंड एज आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। एम के स्क्वायर, के स्क्वायर इज व्हाट, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि यहां पर जो आर था उसको हमने के से रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि आर तो केवल तभी आएगा जब हमारा जो मास है वो फिक्स्ड आर डिस्टेंस पर है, सारा मास, मतलब ऑल द मास इज लाइंग एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच दिस कंडीशन इज नॉट सो। जनरली ऐसा होता है कि मास अंदर भी सिचुएटेड होता है, बाहर भी, तो उस कंडीशन में अपन इस फॉर्मूले को आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर की जगह आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिख देंगे इन ए मोर जनरलाइज्ड वे। एक मोर जनरलाइज्ड वे में ऐसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है इसका। अब बात आती है व्हाट इज के, के इज नोन एज द रेडियस ऑफ जायरेशन, और ये रेडियस ऑफ जायरेशन जो है के, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बना लेते हैं, once we find out the formula of moment of inertia of the body, then by comparing the expression mk square with these expressions we can find out the value of k। मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि जब अपन को
जब हमको आई की वैल्यू मिल जाती है, हमारा जो भी फॉर्मूला है, हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उससे कैलकुलेट करने के बाद जब आई की वैल्यू मिल जाती है, तो अलग अलग बॉडीज के लिए आई की वैल्यू अलग होती है। जैसे इसके लिए एम आर स्क्वायर, इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके लिए एम एल स्क्वायर बाई 12, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये डिपेंड करती है एक तो एक्सिस के ऊपर कि भाई कौन से एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। इसमें वर्टिकल एक्सिस है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें आपका वर्टिकल एक्सिस है, अलग अलग मतलब एक्सिस के अबाउट अलग अलग एम आई आता है, और डिपेंड करेगा कि मास कितना दूर सिचुएटेड है। तो जब अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आते हैं, उनको अपन इक्वल टू एम के स्क्वायर रखते जाते हैं, इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट करते जाते हैं, और के की वैल्यू निकालते जाते हैं, इक्वल टू एम के स्क्वायर रखते जाते हैं, और के की वैल्यू हम निकालते जाते हैं। तो जब इनको आप रखोगे एम के स्क्वायर के बराबर, तो आप कंपेयर करोगे तो आपको पता होगा कि भाई LHS और RHS में m तो कॉमन है दोनों तरफ, तो वो कट जाएगा। तो m कॉमन है तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा? तो यहां पर तो मिलेगा k इक्वल्स टू r। क्या मिलेगा यहाँ पे? k इक्वल्स टू r। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? k इक्वल्स टू r। मैं इधर लिख देता हूँ, k इक्वल्स टू r। यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ जायरेशन उस बॉडी के रेडियस के बराबर ही रहेगा। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा? इस केस में k मिलेगा, k इज इक्वल टू, अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट, पहले तो m से m कट जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आएगा k, इधर आएगा r अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर k का वैल्यू आ जाएगा r बाई रूट 2। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर दिस सिचुएशन, फॉर एन एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू ए रिंग। इसके बाद इस केस में आप कंपेयर करोगे तो इस केस में आ जाएगा k का वैल्यू जब आप m से m कट कर दोगे तो k का वैल्यू आएगा l अपॉन रूट 12। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, l अपॉन रूट 12। रूट 12 को आप और फैक्टराइज कर सकते हो, आप लिख सकते हो 2 रूट 3 आ जाएगा नीचे, l अपॉन 2 रूट 3 सॉल्व होकर। सिमिलरली इसके लिए l की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके लिए k की वैल्यू, इसके लिए k की वैल्यू आएगी r अपॉन रूट 2। इसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी आप देख सकते हो, इसके लिए r अपॉन 2 आएगा। इसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए k की वैल्यू r ही आएगी। इसमें k की वैल्यू r अपॉन रूट 2, k की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट 2/5 इंटू r। तो इस तरह से अपन k की वैल्यूज निकालते हैं, और k को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आपको रेडियस ऑफ जायरेशन नाम का जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आ गया सब लोगों को? अब अगर ये आ गया आपको रेडियस ऑफ जायरेशन, तो फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं, लेकिन इससे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। मैं डिफिनेशन दे रहा हूं इसकी, देखो लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस may be defined as the distance from the axis। सर प्लीज एक्सप्लेन फिफ्थ वन। ठीक है, इप्सिता फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो आप। फिफ्थ कौन सा था? अच्छा ये वाला, ये वाला कह रहे हो आप, या लास्ट वाला? ये लास्ट वन, हाँ, इस लास्ट वाले में आप इक्वल टू एम के स्क्वायर पुट कर लो। तो जब एम के स्क्वायर के बराबर पुट करोगे तो पता चल जाएगा कि एम से एम कट गया, एम से एम कट गया, तो क्या मिलेगा आपको एक्सप्रेशन? के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2/5 आर स्क्वायर के बराबर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा? के का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 2/5, एंड ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर आ जाएगा आर। ओके सीधा, चलिए तो अभी अपन वापस वहीं आ जाते हैं इसमें। तो रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर ए मतलब ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ध्यान रखना रेडियस ऑफ जायरेशन किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन करना पड़ता है। जब तक एक्सिस डिफाइन नहीं करोगे तब तक बॉडी में रेडियस ऑफ जायरेशन डिफाइन नहीं होगा। हर एक्सिस का अलग के आता है। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास पॉइंट whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about an axis। यानी मैं आपको क्या बताऊं, इसको हिंदी में समझाए तो सरल भाषा में, कि अगर पूरी बॉडी को एक मास पॉइंट मान लेते, पूरी बॉडी को एक कंसंट्रेटेड पॉइंट मास मान लेते, तो उस कंसंट्रेटेड पॉइंट मास का जो लोकेशन होता, उस एक्सिस से जितना दूरी होता, उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि ये डिस्क है, इस डिस्क में पूरी जो कंप्लीट डिस्क है, इस पूरी कंप्लीट डिस्क का मास अपन ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी दूसरी बॉडी अपन कोई भी ले सकते हैं, सिलेंडर का कोई कंप्लीट मास ले रहे हैं, या कोई स्फीयर ले रहे हैं, किसी भी बॉडी का जब आप कंप्लीट मास ले रहे हो और उस कंप्लीट मास को किस पॉइंट पे लोकेटेड मान रहे हो, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उससे जो दूरी होगी उसकी उस दूरी को अपन क्या हाँ यस विनयराज, यू आस्क योर डाउट। यस विनय,
You ask your doubt. Have you raised your hand? Yes, you ask. मेरी आवाज आ रही है विनय आपको? कोई क्वेश्चन था क्या आपका? मुझे लगा आपने हैंड रेज किया है तो मुझे लगा कुछ पूछना चाह रहे हो। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। द रेडियस ऑफ gyration, अच्छा कोई ना, कोई बात नहीं। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी। यानी कि एक ऐसा मास पॉइंट एक्सिस के अबाउट हम डिफाइन कर दें जहां पर सारा का सारा बॉडी का होल मास जो है वो कंसेंट्रेटेड मान लें उस मास पॉइंट पर, ठीक है। तो उसका एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उस मास पॉइंट का, वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ gyration हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ gyration को समझ में आ गया होगा कि मतलब पूरी बॉडी का जो मास है जहां पर कंसेंट्रेटेड मान ले, मतलब एक तरह से वो सेंटर ऑफ मास हो गया। तो उस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्सिस से कितना दूर है, उसको डिफाइन करने का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ gyration। और रेडियस ऑफ एंड हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो किसका? उस मास पॉइंट का। उस मास पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा उस एक्सिस में, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये ध्यान रखना, अपन पढ़ चुके हैं इन चीजों को, चारों चीजों को, कि बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक तो मास पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास, बॉडी के शेप, बॉडी का साइज, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है मास का, उसके अलावा मास की पोजीशन और एक्सिस का जो ओरिएंटेशन है, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ यस। बिल्कुल। हाँ, समझ गया, आपका डाउट समझ में आ गया। हर जगह पर इप्सिता आपको पता होगा, हर जगह पर जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो एट ए डिस्टेंस आर नहीं होता है। आपको याद है ये बात? आपको ध्यान है? मतलब देखो, बॉडी हो सकता है कि कोई बॉडी एसिमेट्रिक बॉडी हो, नॉन रेगुलर बॉडी हो, तो उसका जो आर होगा, या तो उसका आर डिफाइंड ही नहीं होगा एसिमेट्रिक बॉडी का, और अगर आर डिफाइंड होगा भी तो हो सकता है कि सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड ना हो। अब इसको देख लो, आप यहाँ पे देख लो, इस केस में डिस्क में क्या आपका कंप्लीट मास जो है वो आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है क्या? बताओ। इस डिस्क में नहीं कर रहा ना, तो इसलिए अपन कहेंगे कि इसको अपन यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, अपन इसको एक नया टर्म डिफाइन कर चुके हैं जिसको अपन के कहेंगे, और के इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास का उस एक्सिस से जिसके अबाउट रोटेशन कराया जा रहा है। तो इसलिए देयर इज ए नीड टू इंट्रोड्यूस अनदर कांस्टेंट के। ओके। अब इसका जो डेफिनेशन, जो जो इसका यूनिट है वो सब मैंने कल बता ही दिया था आपको। अब देखो, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील आपने देखा होगा, कहाँ कहाँ देखा है फ्लाईव्हील आपने? किसी को याद है फ्लाईव्हील? अगर आपने देखा हो, एक बहुत बड़ा पहिया होता है व्हील, जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं, स्पोक्स लकड़ी के या तो या आयरन के स्पोक लगे होते हैं, ताने लगी होती हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ, फ्लाईव्हील जो है वो आपने एक तो जनरेटर में लगा देखा होगा। जनरेटर में जब अपन जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक पीछे एक सर्कुलर एक लोहे का फ्लाईव्हील जैसा होता है। एक आपने फ्लाईव्हील जो है वो गांधी जी के चरखे में देखा होगा। गांधी जी का जो चरखा है वो एक्स्ट्रा उसमें, मतलब जो जो चरखे का एक जो व्हील है वो बड़ा बनाते हैं बहुत ज्यादा चरखे का, क्योंकि उसमें मोमेंटम कंजर्व करना होता है। एक बार घुमा दिया तो थोड़ा घूमने में सपोर्ट करना चाहिए। एक आपने फ्लाईव्हील देखा होगा, जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस, पुराने जमाने की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, उनके अगर किसी ने पिक्चर्स देखे हो हिस्ट्री में, ठीक है, गुटनबर्ग और वो सब जो प्रिंटिंग प्रेस पढ़ी थी आपने 10th में, उनमें आपने देखा होगा फ्लाईव्हील होता था। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं जिनके अंदर फ्लाईव्हील एग्जिस्ट करता है, मिलता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है
कि जब आप किसी बॉडी को घुमा के छोड़ देते हो, तो अगर अपन चाहते हैं कि उसमें सडन फ्लक्चुएशंस ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जनरेटर जो आपका है वो यूनिफॉर्म आउटपुट दे, आप चाहते हो, तो इसका मतलब रोटेशन भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो यूनिफॉर्म रोटेशन को मेंटेन करने के लिए अपन फ्लाई व्हील को थोड़ा बल्कि, मतलब उस जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर एक व्हील लगाएंगे, अटैच करेंगे, उस व्हील को थोड़ा बल्कि हैवी बनाएंगे, जिससे कि एक बार वो जब एनर्जी कंजर्व कर लेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो वो रेगुलर रोटेट करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन को मैं नेग्लिजिबल मान लूं या फ्रिक्शन को मानूं बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मास बहुत बड़ा हो गया है ना, तो उस हिसाब से फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी नॉन कंसिडरेबल हो जाएगी, तो जो बॉडी है वो घूमती रहेगी। तो एक बार जब आप घुमा के छोड़ देते हो तो वो बॉडी क्या होती है, जनरेटर का जो शाफ्ट है वो घूमता ही रहता है, और हमको बाहर आउटपुट जो है वो यूनिफॉर्म मिलता है। आप जानते हो सडन फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जब जनरेटर आउटपुट देता है तो उसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट अप एंड डाउन होता है, या कोई और कारण से मतलब उसमें सडन चेंजेस आते हैं। तो उन सडन चेंजेस को वो क्या करता है, वो अपनी ही स्पीड से घूमता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको अच्छे से मालूम है कि जैसे ट्रक है या कोई ट्रेन है, कोई भी चीज है, उसमें अगर जर्क्स वगैरह आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का मोमेंटम होता है। कोई भी इंटरप्टिंग चीज उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उनका जितना ज्यादा मास है उतना ही ज्यादा मोमेंटम है, और मोमेंटम अगर कंजर्व हो गया एक बार, तो वो उसी यूनिफॉर्म रेट से रोटेट करते रहेंगे, तो आउटपुट मुझे यूनिफॉर्म मिलेगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया फ्लाईव्हील का, ये उसी का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्टीम इंजन के अंदर भी होता है ये, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर भी होता है, ठीक है, और ये फ्लाईव्हील कहलाता है। तो देखो लिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया द फ्लाईव्हील रेजिस्ट द सडन इंक्रीज और डिक्रीज। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि सडनली ये अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करेगा, सडनली अपनी स्पीड को डिक्रीज नहीं होने देगा। तो जो भी व्हीकल की स्पीड है या जो भी जिस चीज को चला रहे हो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बनी रहेगी। जर्क से बचेंगे अपन, झटके वगैरह या जो अप एंड डाउन है उसमें वो जर्क्स नहीं आएंगे। इट अलाउज ए ग्रेजुअल चेंज, और अगर अपन को स्पीड चेंज भी करनी है ना, तो ये ग्रेजुअल चेंज होगा, बहुत धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो जर्की मोशंस प्रिवेंट हो जाएंगे सारे, और हमको स्मूथ राइड मिलेगी किसी भी पैसेंजर को जो व्हीकल पे जा रहा है। तो ये जो है वो एक आपको एग्जांपल मैंने फ्लाईव्हील का बता दिया, जो एक अच्छा एग्जांपल था, इस बुक में दिया हुआ है। अब बेटा हम आ जाते हैं दो टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की दो थ्योरम है जिनको मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। पहली थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको मैं ब्लैंक पेज पे बताऊंगा, तो आप लोग अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को इंटरप्ट कर देना, इन बिटवीन रोक देना, है ना, नहीं तो आप अगर समझ में क्या। अच्छा, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, तो कितना, तो इसका आपको नीड है क्या इसको एक्सप्लेन करने का दोबारा? नहीं, वो तो है, मतलब आप तो ये बताओ, आपको इसको अगर ये पहले पढ़ चुके हैं अपन इस टॉपिक को, तो अगर आपको नीड हो तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपको नीड नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है बताओ। हाँ, तो मैं छोटा सा ही फॉर्मूला है, मैं इसको बता देता हूँ, और क्योंकि हो सकता है कि स्किप हो गया हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं क्विकली इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट, मैं इसको ब्लैंक पेज पे सॉल्व करूंगा तो शायद दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो, मैं आपको एक बार जो पहले डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप इसको, इस पे मैं आपको दो फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। एक मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का किन्हीं दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जानता हूं, जैसे अगर मैं जानता हूं आई अबाउट एक्स, मेरे को मालूम है उसी बॉडी का, कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल, कोई भी जैसे कोई क्यूब है, कोई डिस्क है, ठीक है, ऐसी कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये डिस्क है, मान लो आपकी। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसके अबाउट मालूम है, एक्स एक्सिस के अबाउट मालूम है,
और इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको वाई एक्सिस के अबाउट भी मालूम है, ठीक है, कोई भी बॉडी का आई एक्स और आई वाई मालूम है, आई वाई मालूम है। तो अपन को आई जेड अगर निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन उसमें कह सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई अगर पता है और आई जेड निकालना चाहते हैं किसी भी बॉडी का आई जेड, तो उसको निकालने का तरीका ये है, आई जेड जो होगा वो पिछले वाले दोनों एक्सिस का सम हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये आपका थर्ड एक्सिस के अबाउट आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इसमें एक बार दोबारा दिखा देता हूं, ये आप देख लो डायग्राम में। अगर अपन को एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसी बॉडी का, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जेड एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। और अगर अपन को आपको इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो मैं बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं अपन कि जैसे मैं बोल देता हूं एक बार इसको करके, जैसे अपन को फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी में कोई एक्सिस है, ये इससे पास हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है जो इससे पास हो रहा है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये डिस्क है, फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, तो डिस्क के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था मैंने आपको, याद है किसी को? डिस्क के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr स्क्वायर बाई 2 बताया था मैंने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो एक्सिस है जिसको अपन आई, फॉर एग्जांपल इस एक्सिस को आप आई वाई कह दो मान लो, तो अगर आई वाई डिस्क का ये जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे, आई वाई mr स्क्वायर बाई 2 है। अब मुझसे कोई एग्जाम में कहे या कोई मेरे से क्वेश्चन में पूछता है कि एक ऐसे एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टली पास हो रहा हो, इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात आएगी तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ठीक है एक काम कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो एक्सिस लिख लेते हैं, एक तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, एक तो ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस हो गया ये वाला जेड एक्सिस। तो इसको मैं अगर आई जेड कहता हूं और ये आपका आई एक्स हो जाता है, तो आप बॉडी को सिमेट्री से देख बता सकते हो कि जितना आई एक्स होगा उतना ही आई जेड होगा। क्यों? क्योंकि आई एक्स के अबाउट मास का जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा का वैसा डिस्ट्रीब्यूशन आई जेड के लिए भी जेड एक्सिस के अबाउट भी आ रहा है। यानी कि मैं बिना टेंशन के बिना कंफ्यूजन के कह सकता हूं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स, आई एक्स का और आई जेड का वैल्यू सेम आएगा बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के अबाउट बिल्कुल डिट्टो सेम है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ऐसे रख लो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ऐसे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि चारों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आई जेड और आई एक्स जो है वो बराबर हो गए, ठीक है। और इसको मैं आई बोल देता हूं, ठीक है, मैं आई बोल देता हूं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि दो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको ऐड करेंगे तो तीसरे एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, यदि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो। माइंड इट, इस बात को याद रखना, तीनों एक्सिस का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना यहाँ पर मस्ट है। तो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं आई एक्स प्लस आई जेड, ये देख लो, ये वाले दोनों आई एक्स और आई जेड का जब सम करूंगा तो वो कितना आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए इस आई वाई के बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेम है, आई एक्स का और आई जेड का, और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, वो जो तीसरा एक्सिस है। तो कोई देखो एक्स वाई जेड को किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अपन एक्स वाई जेड ही लें, एक्स जेड और वाई भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स और जेड का जो सम किया तो वो तीसरे परपेंडिकुलर एक्सिस के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आई एक्स और आई जेड की वैल्यू मैं ऑलरेडी आई लिख चुका हूं, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं, आई प्लस आई इज इक्वल टू आई वाई। तो यहां से सॉल्व करके मिलेगा 2i इज इक्वल टू आई वाई, और आई वाई का जो वैल्यू आई का जो वैल्यू आएगा जो हमको निकालना है वो आई वाई डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और आई वाई की वैल्यू कितनी है वो पहले ही निकाल चुका हूं मैं, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, और ऑलरेडी एक 2 और बाहर लग गया, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया mr स्क्वायर बाई 4। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट बोलो या आप वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट बोलो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेम ही आएगा, कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 4। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया। इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है इस थ्योरम का? इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ये दोनों ही थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हैं, तो इसलिए ये जो थ्योरम है इसका नाम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं अपन।
अब इसके बाद मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे आ जाऊं, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो। दूसरी थ्योरम हमारी जो थी वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मैंने आपको जो चीज बताई थी वो ये थी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कैसी भी बॉडी हो, कोई भी रेगुलर और इरेगुलर बॉडी होगी, उस बॉडी में अगर अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दोबारा बोल रहा हूं मैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ICM दी हुई है, मान लो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, C बोल देता हूं इसको। इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक एक्सिस है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस फॉर एग्जांपल x डैश कोई एक्सिस है, या y डैश ले लेते हैं इसको, y डैश। तो y डैश जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, इस एक्सिस के अबाउट जो है वो मेरे को सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM जो दिया हुआ है मालूम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इसी के पैरेलल में कोई दूसरा एक्सिस है, मान ले यहां पर इसको ये मान लेता हूं कि पॉइंट P से पास हो रहा है बॉडी के अंदर किसी दूसरे एक्सिस से, जो एक्सिस इस बॉडी के जो पहला एक्सिस था ICM वाला उससे पैरेलल है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो। ये जो नया एक्सिस मैंने इसमें लिखा है, बनाया है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द प्रीवियस एक्सिस and is at a distance d from the center of mass, is at a distance d from the previous axis, and if I wish to find out the moment of inertia about this axis, यदि मैं इसको x डैश बोल देता हूं, ये y डैश था, ये x डैश है, तो x डैश के अबाउट अगर मैं क्या निकालना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं बॉडी का, जो पॉइंट P से पास हो रहा है और प्रीवियस एक्सिस के पैरेलल है और प्रीवियस एक्सिस से उसका डिस्टेंस स्मॉल d है, तो उस कंडीशन में बहुत आसानी से मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा I अबाउट x डैश, मतलब नया एक्सिस जो है ना, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM, यानी कि जो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था ICM प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी, अगर मास ऑफ द बॉडी को कैपिटल M बोलता हूं तो टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ एक्सिस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस which is parallel to the previous axis and is at a distance d passing through the point P, then the value of moment of inertia of this axis will be ICM plus MD square। बस केवल इतना करना है कि जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो m था, उसमें MD स्क्वायर जोड़ना है, बस टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस का स्क्वायर। बट कंडीशन वापस वही रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशन। एक तो ये है कि इन दोनों के बीच जो लाइंस, जो मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होना चाहिए, और किसी दूसरी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो हमको पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर ये एप्लीकेशन लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है उसको डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं, पहले उस पॉइंट से यूज करते हुए सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास को इसके लिए यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो अब अपन जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ये है इसका पैरेलल एक्सिस का, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रिंग। यानी कि ये रिंग है, देखो ये m मास की रिंग है, इस m मास की रिंग के बारे में कहा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो m मास की इस रिंग में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे, आपको गिवन होगा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा निकालना पड़ेगा। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है देख लो, ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिवन होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिंग का, वो मुझे गिवन है या मुझे मालूम है। अगर गिवन नहीं है तो आप उसको टेबल्स में जो पहले दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड रिजल्ट को एज्यूम कर सकते हो। तो आप उसको लिखना पड़ेगा आपको कि एज्यूमिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर दिस फ्रॉम द टेबल वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ICM इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। जो ICM है आपका वो mr स्क्वायर बाई 2 है। क्यों, ये मालूम है आपको, क्योंकि अगर अपन ये वाला वर्टिकल एक्सिस लेते, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला वर्टिकल एक्सिस लेते तो mr स्क्वायर आता,
लेकिन अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया है तो उसका वैल्यू मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया था, mr²/2 निकालते थे। तो ये जो है ये रिंग का है, मैंने आपको डिस्क का बताया था, डिस्क का mr²/4 आता था, लेकिन उसी तरीके से जब रिंग के लिए करोगे तो mr²/2 आ जाएगा। तो mr²/2 तो ICM हो गया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और अपन चाहते हैं कि टेंजेंट जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, यानी कि इसको टेंजेंट के अबाउट घुमाऊंगा रिंग को। कैसे घूमेगी टेंजेंट के अबाउट? ये पूरी रिंग ऐसे पलटी खाएगी, इस टेंजेंट के अबाउट ऐसे पलटी खाएगी। तो इसके लिए अपन जो वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा ICM प्लस mr² या md²। तो ICM कितना है आपका mr²/2, और ये जो है md²। तो ये तो हो गया टोटल मास m, और d कितना है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो नया एक्सिस है उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r है, तो r²। तो mr²/2 प्लस mr², ये हो जाएगा 3/2 mr², इसका आंसर। ओके एवरीवन, सबको समझ में आया? तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन मोशन। अब जो चीज न्यूमेरिकल से रिलेटेड स्टार्ट होगी, यानी कि अब आपका जो ये लास्ट पार्ट चल रहा है चैप्टर का, तो कोशिश करूंगा विद इन 2 डेज ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, 1 या 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरा जो आज जो वर्क है ना वो ये नोट कर लो, होमवर्क नोट कर लो कि आज आपको क्या करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, मतलब आपकी जो एनसीईआरटी बुक के पीछे के जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज, जो आफ्टर चैप्टर जो एक्सरसाइजेज है वो, और आपके जो एग्जांपल्स है सॉल्व एग्जांपल, वो दोनों इन 2 दिनों के अंदर जितना पहले कर लिया होगा ठीक है। अब जो बचा हुआ है उनको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं इसका प्रॉब्लम डिस्कशन लूंगा चैप्टर्स का, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी रख पाओगे। और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। अगला चैप्टर अपना जो है ना, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन। ये आप ध्यान रखना कि अभी प्री बोर्ड, सॉरी आपके प्री बोर्ड नहीं है, ये आपका जो UT3 है वो आने वाला है, बहुत नजदीक है, मतलब शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद के आसपास होगा। तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, 15 दिन है, 10-12 दिन ही मान लो। तो आप क्या करो, अपना जो चैप्टर 5 जो आपका चैप्टर है कौन सा, वर्क एनर्जी इन पावर, और ये जो रोटेशनल मोशन है, इन दोनों को फिनिश करके रख लो, क्योंकि ये पूरे के पूरे पेपर आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। और रोटेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि रोटेशन आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। अभी इसमें क्या नाम है आपका, जो है आज के लिए सफिशिएंट है कि और कंटिन्यू करूं? एक दो न्यूमेरिकल और कराऊं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दूं, छोटा सा न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन लीव कर लेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जांपल 7.14 है, 7.14, 168 पेज नंबर एनसीईआरटी बुक पर ओपन कर लो आप। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड्स। यानी कि एंगुलर स्पीड जो मोटर व्हील की है ना, एक मोटर का जो व्हील है उसकी जो एंगुलर स्पीड है, रोटेशन स्पीड है, वो 1200 आरपीएम से बढ़कर के 3120 आरपीएम हो जाती है 16 सेकंड्स के अंदर, ठीक है। आरपीएम का मतलब हो गया रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन। अब ये क्योंकि व्हील तो अपने अबाउट रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन पर मिनट। तो 1 मिनट में ये 1200 रोटेशन कर रहा था, और 16 सेकंड के बाद ये 1 मिनट में 3120 रोटेशन करने लग गया, यानी कि इसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ा दी 16 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? कितना एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करना पड़ा होगा इस स्पीड को बढ़ाने के लिए? एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, मानते हुए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम के अंदर इंजन जो है वो कितने रिवोल्यूशंस चक्कर लगा लेगा, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना होगा, सीधी सी प्रिंसिपल है। सबसे पहले अपन को वही फॉर्मूले लगाने हैं जो कि अपन पहले बिल्कुल वैसे जैसे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे ना लीनियर मोशन में, ऐसे ही न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अब रोटेशन के लिए लगानी पड़ेंगी। तो रोटेशन के लिए जो फॉर्मूले बनेंगे वो आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं इसमें, कि जो अपन लिखते थे v इक्वल्स टू u प्लस at, वहां पर ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। वेलोसिटी की जगह यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तो ये फॉर्मूले में पुट कर दो आप। इसमें फॉर्मूले पुट कैसे करेंगे, पहले ओमेगा 0 निकालो, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो आप, 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड, किसमें, रेवोल्यूशन पर मिनट में। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो
तो ध्यान रखना, ये जो इसने फॉर्मूला बताया था ना 1200 आरपीएम, ये एक्चुअली एफ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में या एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में एफ दिया हुआ है, स्मॉल एफ, और एफ दिया हुआ है, और क्या हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, फॉर्मूले में ओमेगा रखना है, क्योंकि फॉर्मूला तो ओमेगा में है। तो ओमेगा के लिए क्या, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। तो 2 पाई का मल्टी, हाँ, 2 पाई का अपन इसमें, श्रवण कुछ पूछ रहे हो आप? आर यू आस्किंग समथिंग श्रवण? श्रवण, म्यूट योर माइक प्लीज, अपना माइक म्यूट कर लो। तो हाँ, तो मैंने इसमें ये बताया कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो मैंने आपको बता दी, स्पीड, वो 2 पाई इंटू एफ होती है। तो 2 पाई इंटू एफ, अब एफ भी जो है ना वो प्रॉपरली नहीं दी हुई है, क्योंकि एफ जो होती है ना वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में होती है, आरपीएस होती है। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट में दी हुई है। तो अपन इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी 1200 दिया हुआ है ना, वो 60 सेकंड का है। तो एक सेकंड के लिए कितना हो गया, 1200 अगर 60 सेकंड का है, तो 1200 रिवोल्यूशन 60 सेकंड का है, तो एक सेकंड के लिए 1200/60 हो गया। तो ये पुट कर दिया यहाँ पे। तो 2 पाई इंटू एफ, एक्चुअली एफ क्या होगा यहाँ पे, एफ जो होगा वो हो जाएगा 1200/60। तो ये पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई इंटू एफ। अब एफ कितना था, एफ था 3120 डिवाइडेड बाई 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो अपन रखते हैं वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में रखी जाती है। रेवोल्यूशन पर सेकंड मतलब रोटेशन पर सेकंड बोल दो, रेवोल्यूशन पर सेकंड बोल दो, या साइकिल पर सेकंड बोल दो, एक ही बात है। ये फ्रीक्वेंसी, और इसको हर्ज भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की 4 यूनिट मैंने बता दी आपको, आप नोट कर लेना साइड में कॉपी में। फ्रीक्वेंसी की 4 यूनिट क्या क्या है, आरपीएम, आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या रोटेशन पर सेकेंड, या साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस, ठीक है, और या फिर हर्ज, HERTZ। ये चार, तीनों का मतलब एक ही है, चाहे बोलो रोटेशन पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड और हर्ज। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो हमको पर मिनट दी हुई थी, तो डिवाइड बाई 60 करके हमने उसको पर सेकंड में बदल लिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो 104 पाई रेडियन आ गया पर सेकंड। अब एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 104 माइनस 40 पाई अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम आपको मालूम है 12 सेकंड में हुआ है ना, ये लिख रहा है ना, ये चेंज 16 सेकंड में हुआ। तो डिवाइड बाई 16 करेंगे, तो इनको 104 माइनस 40 पाई कैसे लिखेंगे, 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइडेड बाई टी आएगा, डिवाइड बाई टी, टाइम कितना है 16 सेकेंड। तो इनको सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 पाई, 4 पाई आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 4 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, जैसे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते थे, क्या लिखते थे, एस को यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखते थे। ऐसे ही इसमें भी अपन लिख लेंगे ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा जीरो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई है, और अल्फा जो है वो 4 पाई है, और टी स्क्वायर आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। टोटल टाइम 16 सेकंड लगे ना। तो इनको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 640 पाई प्लस 512 पाई, और ये वैल्यू हो जाएगी 1152 पाई रेडियन। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो है वो दिए हुए हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, जितना भी रेडियन में आंसर आया था, एक रेवोल्यूशन कब पूरा होता है, जब 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तो अब इसमें कितने 360 डिग्री निकलेंगे वो निकालना है अपन को। तो 360 डिग्री की जगह 2 पाई लिख सकता हूं ना मैं। तो अब 2 पाई रेडियन जो होता है वो एक साइकिल पूरी करता है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर कितनी साइकिल पूरी होंगी, तो 1152 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो फिर 576 साइकिल पूरी हो जाएंगी। यानी कि वो उस पीरियड में वो 576 जो रिवोल्यूशन है वो कर लेगा। ओके एवरीवन, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
अब आप हाँ, मैं अभी अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ, फिर आप लीव कर लेना। तो मैं अटेंडेंस नोट कर लेता हूँ आप लोगों की एक बार। और कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दो फटाफट किसी का। जब तक मैं अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ, आपका कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो क्लासेस में, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। फरहान, विनय, दिशा, इप्सिता, और एक बच्चा कौन है, कमल, श्रवण, SHRAVN, श्रवण। दोबारा बोल रहा हूँ मैं नाम। दिशा, फरहान, इप्सिता, श्रवण और विनय राज। ये कृष्णपाल कौन है बेटा? हु इज कृष्णपाल हियर? आर यू ए न्यू कमर? कृष्णपाल, आपने अभी ज्वाइन किया है इसी साल स्कूल? आर यू देयर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे मुझे नोट करना था। तो बेटा कृष्णपाल, शायद आई थिंक आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मतलब मेरी क्लास को भी शायद अभी स्टार्ट किया है ना, अभी स्टार्टिंग में नहीं थे आप क्लास की शुरुआत में। तो आपको टाइम अगर पता नहीं है तो टाइम नोट कर लेना। जो हमारी क्लास है वो लगभग 7:50 तक स्टार्ट होती है, लगभग 7:50 के आसपास। तो आप टाइम नोट कर लो 7:50 का। तो डेली आप उस टाइम पे लॉग इन हो जाना है ना कृष्णपाल। मैंने आपकी अटेंडेंस लिख ली है आज तो, लेकिन आप डेली अपने टाइम पे आओगे तभी नोट करूंगा क्लास, है ना? ठीक है। तो ये है। और एक चीज और कह रहा था मैं कि आपका जो एग्जाम नजदीक है ना, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। ही हैज जस्ट स्टार्टेड हिज क्लास। हाँ, आज से ही स्टार्ट किया है कृष्णपाल, इसीलिए मैंने आपको आज टाइम बता दिया है कि आज से आप टाइम नोट कर लेना। हमारा 7:50 पे क्लास होता है, 7:50 पे। तो वो आप नोट कर लेना। हालांकि मैंने पहले 7:40 डाला हुआ था, लेकिन अभी चेंज क्यों किया है मैंने आपको बता दिया। क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा कई बार एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ जाता है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है और उनका एग्जाम पहले हो जाएगा अभी मार्च में, आप लोगों से पहले। तो इसलिए थोड़ा सा उनका सिलेबस पूरा जल्दी करना है। तो मैंने 7:50 रख दिया आपका टाइम। ठीक है। और एक मुझे ये बात और जाननी है कि मतलब क्लास में अपने 39 या 38 स्टूडेंट हैं, और उसमें से टोटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं 3 4 5 6 7 बच्चे आ रहे हैं। व्हाट इज द कॉज? क्योंकि बेटा आप लोग क्योंकि रेगुलर आते हो, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। ठीक है ना? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, हालांकि ये आपका काम नहीं है बताना, मैं जानता हूँ इस बात को कि ये उनकी ड्यूटी है, जो बच्चे एब्सेंट चल रहे हैं वो बताएंगे क्यों नहीं आ रहे। पर मैं फिर भी आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग रेगुलर आते हो, आप लोग रेगुलर ज्वाइन करते हो क्लासेस, तो शायद आपको इस बारे में कोई आइडिया होगा कि मतलब बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग जो एब्सेंट क्यों चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब 39 या 38 स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब मतलब केवल घर बैठ करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। डेफिनेटली डाउट्स तो आते ही हैं, प्रॉब्लम्स तो आती है थोड़ी बहुत। तो मेरा ये पूछना है कि मतलब क्लासेस ये लोग आने में सुबह सुबह का क्या प्रॉब्लम आ रहा है इनको, टाइम दिक्कत क्या आ रहा है इनको? इप्सिता, आप बता सकते हो क्या? विनय, विनय आपको मालूम है? चलिए ठीक है, तो आप लोग मुझे आप चाहो तो मुझे डिस्कस बाद में कर लेना, क्लास के बाद बता देना ऐसा हो तो, अगर आपको मालूम हो तो। पर प्लीज लेट मी नो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में जो डिस्कशन अपन करेंगे वो न्यूमेरिकल्स और जो भी अभी मैंने आपको बताया था ना, जो अपनी क्लास बंद होने वाली थी, तो मैं उस टाइम आपको डीपीपी शीट देने वाला था, आपको याद होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट देने वाला था। तो क्योंकि क्लास बंद हो गई थी और हमको कहा गया था कि अभी मटेरियल सेंड नहीं करना है, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया, प्लान अपना ड्रॉप कर दिया उस टाइम का। लेकिन अभी दोबारा से क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं अभी आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट टाइप जो है वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे गिनती के 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, और उनको 10 क्वेश्चंस को डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन अपन उसको ले लेंगे, एक दिन उसका डिस्कशन कर लेंगे। और ऐसे तो ऐश्वर्य और शक्तिपाल दोनों मैरिज में हैं। ठीक है। ऐसे इसी तरह से मतलब बच्चों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो
तो प्लीज आप जरूर बताना, क्योंकि क्या होता है आप भी समझते हो, जो बच्चे एब्सेंट चलते हैं तो उनको टीचर की नजर में ये रहता है कि वो आता नहीं है, वो कनेक्ट नहीं करता, वो दूर रहता है, या वो इनडिसिप्लिन, ये सब फॉलो होते हैं। तो अगर आप बता दोगे तो मुझे पता रहेगा उन बच्चों को। जैसे अभी बताया ना कि एक तो ऐश्वर्य जो है वो मैरिज में गया हुआ है, और शक्तिपाल, तो मैंने उनका भी मतलब ये ध्यान में रख लिया है, नोटिस में रख लिया है कि ये बच्चे मैरिज में। बाकी और बच्चों के बारे में किसी को भी इंफॉर्मेशन हो, प्लीज मेरे को वही क्लास के बाद बता देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप, या मुझे फोन करके बता देना प्लीज। उनको उनका नुकसान नहीं हो, आप बता देना, है ना। और दूसरा, मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि अभी डीपीपी शीट जब स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग जो क्लास अटेंड कर पाएगा उसको जल्दी सॉल्व हो पाएगी। तो प्लीज क्लास अटेंड करने का थोड़ा सा उनको बोलना, है ना, इस चीज के लिए। ठीक है, थैंक यू। नाउ यू कैन लीव वन बाय वन। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कृष्णपाल, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आप कुछ क्वेश्चन हो तो आपका मेरे को व्हाट्सएप नंबर भेज देना, या आप मेरे को व्हाट्सएप का कोई वो भेज देना अपना, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। तो मैं आपको उसमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा पुराना तो मैं भेज दूंगा आपको, है ना। मेरी आवाज तो आ रही है कृष्णपाल? कृष्णपाल, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका जो भी कोई मटेरियल सेंडिंग का है वो मैं भेज दूंगा, एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो मेरे मोबाइल नंबर सेव करके आप मैसेज करोगे तो मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।